अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज ये दूसरा लेक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे यूज़ होती है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एंड द बेसिक सिनेरियो ऑफ द आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ होती है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि डाटा को प्रोसेस करती है, प्रोसेस मीन उसके ऊपर किसी भी किस्म की फंक्शनिंग, उसके ऊपर किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उस डाटा को स्टोर करती है और उस डाटा को कम्युनिकेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जो है वो ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसी भी किस्म की कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म का जो डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जिस तरह फेसबुक है वो सोशल मीडिया ऐप है, उस पर आप जाते हैं, आपका डाटा जो है वहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद उसी की बेस पे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ जो है वो आप इमेजेस वगैरह को शेयर करते हैं लोगों के साथ। सो आईटी की बदौलत दिस वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द ग्लोबल विलेज मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो टू ईच अदर इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज। इस बात का मतलब यह है कि आईटी इतनी एक्सपैंड हो चुकी है, इतनी ब्रॉड हो चुकी है कि आप जिस तरह से एक विलेज के अंदर रहते हुए तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं, इसी तरह आप पूरी दुनिया के अंदर 206 या 207 कंट्रीज हैं वैसे जो यूएनओ से रजिस्टर्ड हैं, वो तकरीबन 195 हैं, 195 के करीब करीब। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने सेल फोन पर, चाहे वो लैपटॉप है या सेल फोन है, चाहे वो कंप्यूटर है, आप बैठकर पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन को विद इन सेकेंड्स आप जान सकते हैं। इस वजह से ये वर्ल्ड है हैज बिकम द ग्लोबल विलेज। इसकी जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आगे इसको जरा रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट इसकी सेकंड डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं। पहले इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया कि दिस इज द ब्रॉड कंसेप्ट, ब्रॉड। इसके अंदर एटलीस्ट everything is involved that is used for process of data। इसमें सबसे पहले जो चीज शामिल है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने अक्सर सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनेट ने आपको फैसिलिटी दे दी है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं या गूगल अकाउंट बनाते हैं तो आपको 15 या 16 जीबी की स्पेस दे दी जाती है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यानी आप इंटरनेट के ऊपर अपना डाटा विदाउट हैविंग योर हार्ड ड्राइव आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद है डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं? ये भी आपका डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स हैं, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द आईटी। उसके बाद सर्वर्स है। सर्वर क्या होते हैं? सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो 24/7 ऑनलाइन रहते हैं। आप यहाँ से इनके थ्रू किसी भी किस्म का कोई भी डाटा ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू गेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? जिस तरह से यूट्यूब का डाटा है या जिस तरह से फेसबुक का डाटा है या जिस तरह से जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही हैं, सबका जो डाटा है वो किसी न किसी खास जगह पे जाकर सेव हो रहा है। इस तरह डाटाबेसेस है। डाटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ टेबल। जिस तरह से आप फेसबुक पे जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना नेम लॉगिन वगैरह करते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टेबल की सूरत में स्टोर होती है। वो टेबल, उन टेबल्स के मजमूए को जो है वो डाटाबेस बोलते हैं। उसके बाद डाटा एंड डाटा मैनेजमेंट है। डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को बोलते हैं। विंडो जो है, विंडो की इब्तिदा तकरीबन 1960 से होती है, जब लाइनक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। उसके बाद फिर आया था यूनिक्स आया था। फिर इसके बाद 1983 में जो बिल गेट्स है उसने विंडो लॉन्च की थी MS DOS के नाम से, जो कि पहली कमांड लाइन जो है वो इंटरफेस था। उसके बाद 1985 में MS DOS का जो सेकंड वर्जन था, जो बाकायदा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता था, वो आया था। उसके बाद आज तक आप देख लें तकरीबन कोई लगभग 30 करीब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। इसी तरह एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी ऐप्स आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह
नेटवर्क्स हैं, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं उसका मजमुआ जो है वो इंटरनेट कहलाता है। यानी जितने भी नेटवर्क्स हैं, लोकल नेटवर्क्स हैं, उन सब का मजमुआ भी आईटी के अंदर इंक्लूड है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में आपके मोबाइल फोन के जो जितने भी कम्युनिकेशन है वो भी शामिल है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जितनी भी एप्स आप अपने सेल फोन में यूज करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह सिक्योरिटी, आप अपने किसी भी किस्म के डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। इस तरह वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं। वेबसाइट्स क्या होती हैं जिनके ऊपर आप जो है इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की जो है वो देख सकते हैं। वेब पोर्टल्स क्या होते हैं जहाँ पे भी आप अपने जाकर इंफॉर्मेशन को लॉग इन कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर ये सारी की सारी चीजें जो है आईटी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है जी, यानी आईटी एक आप यूं कह सकते हैं इस आईटी की बदौलत पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सो दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड एग्जांपल में आप देखते हैं जरा, ये इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज, यानी कि ये देखें ये एक ग्लोब है, इस ग्लोब से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस पूरे ग्लोब की इंफॉर्मेशन आप कैसे जान सकते हैं? बाय यूजिंग द, आपके पास ये टैबलेट है, ये सेल फोन है। अब यहाँ पे ये वर्ल्ड का नक्शा शो कर रहा है कि आप अपने टैबलेट से या आप अपने सेल फोन से पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को विद इन सेकेंड्स में उसको जान सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यानी आप यूं कह सकते हैं कि बाय यूजिंग द आईटी दिस वर्ल्ड हैज बिकम द ग्लोबल विलेज। आई होप आपको ये कंसेप्ट आईटी का थोड़ा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर्स। आप किसी भी कंप्यूटर को यूज करते हो, स्टोरेज को यूज करते हो, नेटवर्किंग में इंटरनेट है, एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जिस तरह राउटर है वो इंटरनेट को चलाने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, प्रोसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। मैंने आपको पहले बताया जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, जितना भी आपका सेल फोन के अंदर डाटा है या आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है, सबको मैनेज करने का नाम आईटी है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जितना भी अब यूं कह सकते हैं कि जितनी भी काफी सारी जो डिवाइसेस हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, उनको एक ही डिवाइस के अंदर आप कह सकते हैं कि कोलैप्स कर दिया जाता है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। मतलब यह है कि डिजिटली तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज को मिलाकर एक ही यूनिट तश्कील दे दिया गया। इसकी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल फोन है, तो अब सेल फोन में आप उससे कोई पिक्चर भी ले सकते हैं, इमेज भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप उसके ऊपर ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कि डिवाइस तो सिंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेदर देन कैरिंग सेपरेट डिवाइसेज लाइक अ सेल फोन को आप सेपरेट उठाने के बजाय उसके साथ एक कैमरा लें, फिर डिजिटल ऑर्गेनाइजर लें। ईच टेक्नोलॉजी कन्वर्ज ऑन अ सिंगल डिवाइस आर स्मार्टफोन। अनदर गुड एग्जांपल इज सर्फिंग द इंटरनेट ऑन अ हाई डेफिनेशन। मतलब यह है कि ये जो सेल फोन है, सेल फोन के ऊपर आप कैमरे की तरह इसे तस्वीर भी ले सकते हैं, इसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। यानी एक चीज से आप एक से ज्यादा काम ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वो यही उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डिजिटल कन्वर्जेंस है वो बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि कम्युनिकेशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज ऑन अ मोबाइल डिवाइस डिजाइन टू मेक कॉल्स एंड टेक पिक्चर्स। यहाँ पे देखें जरा, अब ये देखें ये सेल फोन है, इस सेल फोन के अंदर ये सारे की सारी चीजों को मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट पैड है, ये कैलेंडर है। बजाय इसके कि आप कैलेंडर को अपने साथ उठाए फिरें, बजाय इसके कि आप अपने साथ कैमरा लिए फिरें, बजाय इसके कि आप अपने साथ कोई लैंडलाइन लिए फिरें, बजाय इसके कि आप अपने साथ टीवी लिए फिरें, बजाय इसके साथ कि आप अपने साथ कोई एलईडी लिए फिरें, इन तमाम चीजों को मर्ज कर दिया गया इनटू अ सिंगल वन। दिस इज नोन एज डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी डिजिटली तौर पर तमाम चीजों को एक ही चीज के अंदर मर्ज कर दिया गया, एक ही चीज के अंदर मिला दिया गया। अब जो कन्वर्जेंस है वो बेसिकली तीन तरह की होती है। पहली है मीडिया कन्वर्जेंस। अब मीडिया कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई न्यूज सुनते हैं, अब न्यूज में एक ही जगह पे चार चीजें आपको मिल रही होती हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट भी मिल रहा होता है,
वीडियो भी मिल रही है, ऑडियो भी मिल रही है और इमेजेस भी मिल रही है। अभी ये जिस तरह से आप ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसमें आपको आवाज भी नजर आ रही है, आप वीडियो भी देख रहे हैं, आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज नोन एज मीडिया कन्वर्जेंस, यानी जितने भी मीडिया की चीजें हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है एक ही चीज के अंदर। इस तरह नेटवर्क कन्वर्जेंस का मतलब अंदर ये है कि जितनी भी नेटवर्क अप्लायंसेज हैं उन सब को एक ही चीज के अंदर मर्ज कर दिया गया है, एक ही चीज के अंदर मिला दिया गया है। यानी यहाँ पे देखिए वॉइस है, वीडियो है, डाटा है, इन तमाम चीजों को एक चीज के अंदर मर्ज कर दिया। इसी तरह फिर टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, अ डिवाइस परफॉर्म्स मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड डिलीवर्स मेनी फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट्स। अब ये देखें, ये डिवाइस है, यहाँ पे ये देखें, ये ऑडियो है, इस तरह स्मार्टफोन होता है, टीवी है, इंडस्ट्रियल और स्मार्ट सिटी डिवाइस, यानी कि तमाम चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर मर्ज कर दिया गया। ये डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं इनको मिलाकर एक डिवाइस के अंदर मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखें ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कोई मूवी वगैरह भी है, इसी तरह इसके अंदर कैमरा भी है, इसी तरह इसके अंदर कोई वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वॉइस भी है, बुक्स भी हैं, इसी तरह इसके अंदर कोई एटीएम कार्ड भी है, इसी तरह इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, इसी तरह यहाँ पे कोई जो है वहाँ पे कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन भी है। यानी ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू सिंगल वन, दिस इज नोन एज डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी इस चीज के अंदर ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तमाम चीजों को जो है वो डिजिटल तौर पर कन्वर्स कर दिया गया है, इनको एक ही जगह पे मिला दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न सिनेरियो का मतलब ये है कि जो इसकी स्टेट है, इसकी जो सिचुएशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो क्या है, कैसे वो यूज हो रही है। द वर्ड सिनेरियो मीन्स अ स्टेट और सिचुएशन ऑफ एनीथिंग और एनी सिस्टम। यानी मतलब ये है कि स्टेट का मतलब होता है कि आईटी का जो मॉडर्न दौर है वो कैसा है, उसमें कम्युनिकेशन को कैसे यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, उनको किन किन चीजों के जरिए उनको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, नाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज्ड थ्रू सैटेलाइट। जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको सैटेलाइट के थ्रू भी हासिल किया जाता है। सैटेलाइट क्या होता है, ये जमीन से तकरीबन कोई 30 से 40 हज़ार बुलंदी पे जो है कोई इंस्टॉल किया जाता है। जितने भी आप दूसरी कंट्री से इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं वो बाय यूजिंग सैटेलाइट करते हैं। या इसी तरह आप अपने टीवी के ऊपर केबल, जिस तरह केबल टीवी है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के चैनल्स आप पूरी दुनिया के जो है उनको देखते हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल कौन सी होती हैं, जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रही है वो इन केबल्स के जरिए पहुंच रही है। इस तरह मोबाइल फोन हैं, फैक्स मशीन है, ये सारी की सारी मॉडर्न तौर पर जो है आईटी के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईटी। इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है आईटी के अंदर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मसनूई जहानत। मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी बेजान चीज के अंदर ऐसी आप फैसिलिटी या ऐसी आप कैपेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि वो मशीन खुद से सोच सकती है। दीज मशीन्स कैन थिंक, डिसाइड देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी जिस तरह से हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, हम चीज़ों को सोचते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें किसी एक मशीन के अंदर पैदा करने का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आईटी के अंदर 100 से अबव थिंग्स आर इन्वॉल्व इन आईटी। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सी एप्लीकेशंस, बहुत सी जो है जगह पर आईटी को यूज किया जाता है। आगे जरा देखें स्लाइड में। अब ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है, यानी आपने मसनूई जहानत के जरिए किन किन चीज़ों को इस काबिल बना दिया गया है कि वो इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर। अब ज़राअत में ये यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप, कुछ रोबोट्स है ज़राअत वगैरह में जो लोग करते हैं उसको पता होगा। ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इसको फॉलो करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये स्प्रे वगैरह करने के लिए जो है ये रोबोट है, ये यूज होता है। कोई इंसान नहीं है, ये रोबोट सिर्फ फसलों को जो है ऊपर स्प्रे वगैरह कर रहा है। इस तरह एजुकेशन आने वाले कुछ दिनों में, या यूँ कह सकते हैं कुछ सालों में, हो सकता है पॉसिबिलिटी यही है कि रोबोट्स टीच करवाएं। अब यहाँ पे देखें, ये रोबोट है, ये टीच करवा रहा है, ठीक है। इस तरह फिर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं
वो आप एआई के थ्रू करवा सकते हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट में इसका यूज है, रोबोट्स में इसका यूज बहुत ज्यादा है। रोबोट्स में मैक्सिमम जो है वो 99% जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। यानी रोबोट्स क्या है, इसकी शेप बिल्कुल इंसानी शक्ल जैसा होता है, लेकिन ये इंसानों की तरह बोलता भी है, इंसानों की तरह सोचता भी है और इंसानों की तरह बिहेव भी करता है। अभी रिसेंटली चाइना ने एक रोबोटिक, उन्होंने एक फीमेल उन्होंने रेडी की है, उसकी आप वीडियो वगैरह यूट्यूब से आपको मिल जाएगी। वो जो है वो बाकायदा घर के सारे काम करती है और बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जिस तरह से एक जो औरत है, जो एक सेंसिबल वुमेन है, वो काम करती है, वो सारे के सारे वो काम करती है। इसी तरह एआई का यूज जो है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स है वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में। यानी मुख्तलिफ चीजों को बनाने के लिए जो रोबोट्स यूज किए जाते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया में, जिस तरह फेसबुक आप यूज करते हैं, इसी तरह यूट्यूब यूज करते हैं, स्काइप है, जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक लैंग्वेज है, इसका बाकायदा कोड होता है जो कि इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह फिर आप डाटा को अपने को स्टोर कर सकते हैं फेस लॉक से, उसके बाद आप जो है किसी भी जरिए से अपने डाटा को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह फिर फाइनेंस में ऑटोमेटिकली जो है रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, फिर इस तरह गेम्स में, गेम्स डेवलपमेंट में एआई का यूज है। एस्ट्रोनॉमी जो माहिर फल्कियात होते हैं वो बहुत ज्यादा एआई के यूज करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू यूज करते हैं। इसी तरह आप आज से तकरीबन 2 माह बाद भी अगर मौसम की आपने पेशन गोई करनी है, आपने अगर जानना है कि आज से 2 माह बाद जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि 1 माह बाद हालात या मौसम जो है वेदर फोरकास्टिंग क्या होगी, तो वो भी आप जान सकते हैं बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं कि आप किसी भी चीज को वक्त से पहले जो है वो आप यानी कि जान सकते हैं मौसम के बारे में। इसी तरह हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जिस तरह लंग कैंसर है, फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस तरह ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अगली स्लाइड में जरा देखें। अब यहाँ पे देखें ऑटोमोटिव, जो पीछे ये वाला आपने ऑप्शन देखी थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे ये देखें, ये कार है, इसको मैन्युफैक्चर किसे किया जा रहा है, ये रोबोट्स हैं जो कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार को डिजाइन कर रहे हैं। आगे अगली स्लाइड में जरा देखें। यहाँ पे भी देखें, ये कार है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जा रहा है। ये जो रोबोट्स है ना, ये ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं, ठीक है, ये रोबोट्स हैं जो कार को खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, सिर्फ ये रोबोट्स हैं जो कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कार को बना रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में आप देखें, यहाँ पे ये भी रोबोट है, ठीक है जी, ये भी रोबोट्स हैं, इंडस्ट्री रोबोट्स इनको बोलते हैं, और ये कार को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे रोबोट्स हैं, ये सारे के सारे रोबोट्स हैं, यहाँ पे आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। ये सारे रोबोट्स हैं जो गाड़ियों को खुद कार तरीके से, अपने तरीके से वो जो है उसको डिजाइन कर रहे हैं। इसी तरह एआई की एप्लीकेशन और भी बहुत सारी हैं। एआई का जो यूज है वो क्यूरियोसिटी रोवर में यूज होता है, रॉकेट इंजन में यूज होता है इसका, रोबोट पायलट में यूज होता है, ड्रोन डिलीवरी में यूज होता है। अब ये ड्रोन डिलीवरी और रोबोट पायलट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी चलाने वाला पायलट नहीं होता। इसकी डेस्टिनेशन जहां पे आप सेट कर देते हो, ये वहीं जाके अटैक कर देता है। इस तरह फ्लाइंग कार्स हैं, फ्लाइंग कार्स अभी तक तो नहीं आई, हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में कहीं हो, बट ये आने वाले कुछ दिनों में आप इसका भी आप देख सकेंगे कि फ्लाइंग कार्स भी बनाई जा चुकी हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट फाइटर हैं, फाइटर जेट जिसे बोलते हैं, फाइट्स करने के लिए, ठीक है जी। इस तरह ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां जो खुद का तरीके से चलती हैं जहां पे ड्राइवर नहीं होता है, ठीक है जी। उसके अलावा होम ऑटोमेशन सिस्टम, होम ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये कुछ अलार्म होता है जो कि डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, अलार्म कर देता है। इसी तरह फेस रिकग्निशन में यूज होता है, स्पीच रिकग्निशन में यूज होती है एआई की, रिकमेंडेशन फॉर मार्केटिंग में यूज होता है। इसी तरह ऑटोनोमस शिप, ये ऐसे शिप्स होते हैं जहां पर कोई जो है वो इनको चलाने वाला नहीं होता, ये खुद का तरीके से चलते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम जो है एआई का जो है वो मैंने आपको बताया 100 से अबव ऐसी चीजें हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मसनूई जहानत का यूज होता है। यानी ये ऐसी चीजें हैं जहां पे इंसान की जरूरत
होती तो है, बट उसके बगैर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, पीछे हमने देखा था कि फेस रिकग्निशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे होता है। तो यानी कि आपके जो इमेज है उसको रिकग्नाइज कैसे किया जाता है। जिस तरह जितने भी स्मार्टफोन्स हैं आप फेस जो लॉक है वो भी लगा सकते हैं। अब फेस की डिटेक्शन कैसे होती है। फेस की डिटेक्शन के लिए 3-4 चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी सिस्टम होता है वो यूज़ करता है। सबसे पहले ये जो आईब्रोज हैं इसको चेक किया जाती है, आई डिटेक्शन की जाती है। उसके बाद स्माइल डिटेक्शन की जाती है। उसके बाद आई एंड स्माइल डिटेक्शन के बाद ये देखें ये फेस रिकग्निशन हो रही है। यहाँ पे ये आईब्रोज चेक की जाती है पहले, फिर आंखें चेक की जाती हैं, फिर ये नॉस्ट्रल, और फिर उसके बाद ये ठोड़ी का हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा फेस कट देख कर जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वाकई ही इस बंदे की तस्वीर है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में देखें, यहाँ पे देखें, यानी फेस रिकग्निशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखें ये तकरीबन 3 या 4 चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। ये सारा जो है एरिया है, ये सारा एरिया जो है वो ये फेस का एरिया होता है, ये आंखें होती हैं, ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, और ये वाला जो है चेन का हिस्सा, ये ठोड़ी का हिस्सा जिसे बोलते हैं। इन 4-5 चीज़ों को देखकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो सिस्टम बनाया जाता है वो फेस को रिकग्नाइज करता है। इस तरह नेक्स्ट स्लाइड में देखें, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कैप्चरिंग एंड स्कैनिंग। सबसे पहले इमेज को कैप्चर किया जाता है यानी फोटो ली जाती है। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग फेशियल डाटा, फेस का जो डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग डाटाबेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो डाटाबेस होती है ना उसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों का डाटा पड़ा है, लाखों करोड़ों लोगों के इमेजेस पड़े हैं, ठीक है। अब किसी भी बंदे की तस्वीर लेने के बाद उसको डिटेक्ट किया जाता है उसके फेशियल डाटा को। उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद उसके अंदर डाटाबेस के अंदर जितनी भी तस्वीरें पड़ी हैं उसके साथ मैच किया जाता है। अगर वो मैच कर दी जाती है, मैचिंग एंड आइडेंटिफाइंग, उसके बाद उसको शो कर दिया जाता है कि ये फलां बंदे की तस्वीर है। इसी तरह एशिया में जो एआई का सिस्टम है वो बहुत सारे काम करता है। फेशियल रिकग्निशन में यूज हो रहा है, एज एंड जेंडर जो है डिटेक्शन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम यूज हो रहे हैं, कार प्लेट रिकग्निशन में यूज हो रहे हैं। इस तरह इमोशन डिटेक्शन, इमोशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो चाइना ने जो एक फीमेल लेडी तैयार की है उसमें इमोशंस भी हैं। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ you can say women's type of emotions are included in that robot। आगे आप देख सकते हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम है, यानी होम ऑटोमेशन सिस्टम है ये एक डिवाइस है, ठीक है, स्मार्ट होम सेंटर है। अब ये काम कैसे करती है, इसको घर में किसी भी जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब को वाईफाई के थ्रू इस डिवाइस के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके जरिए आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी आपके घर के अंदर जो लाइट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्केजुलिंग यानी टाइम को फॉर एग्जांपल आपने अलार्म लगा दिया तो उस टाइम पे ये जो डिवाइस है वो अलार्म भी करेगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप घर से चले गए, आपके घर में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है चोरी वगैरह का या इस तरह का सीन होता है, या जिस तरह बैंक है, बैंकों को किस तरह सिक्योर किया जाता है, इस तरह की डिवाइसेस से सिक्योर किया जाता है। जैसे ही बैंक के अंदर कोई ऐसी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म होने लगती है तो ये जो अलार्म होते हैं ना ये अलार्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई हादसा वगैरह हो जाता है, कोई आप यूँ कह सकते हैं कि कोई धुएं वगैरह कोई इनको जो है सेंस करते हैं, या कोई आग वगैरह का खतरा हो जाता है यानी आग लग जाती है, तो जैसे इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ये जो अलार्म होते हैं ये अलार्म कर जाते हैं, यानी कि इनके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और ये डिवाइसेस आपके स्मार्टफोन से अटैच होती हैं, ठीक है जी। फिर आपको जहाँ पे भी आप मौजूद होते हैं आपको उसका जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अलार्म जो है घर के अंदर जो डिवाइस आपने लगा रखी थी वो अलार्मिंग कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं, आप चाहे जहाँ पे भी हों। सो दिस इज द, ये भी किसका शाहकार है, ये एआई का शाहकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाहकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब ये देखें होम वाईफाई कनेक्शन है, इसको किससे कनेक्ट करेंगे। बेसिकली वो जो इसका नाम कह रहा है G2H स्मार्ट हब है, इसको आप ये देखें वाईफाई के जरिए किसके साथ ये कनेक्टेड है। इसके अंदर सेंसर भी होते हैं, ये लाइट जो है आपके घर के अंदर की लाइट जो है वो ये डिवाइस है इसके साथ डिटेक्ट है, ठीक है जी। इसी तरह फिर जितनी भी आपके घर के अंदर अप्लायंसेज हैं वो सारी की सारी इस डिवाइस के साथ अटैच हैं, ठीक है। ये डिवाइस अटैच होती है आपके सेलफोन से, ठीक है जी। फिर अगर कोई भी आपने लाइट बंद करनी हो, कोई भी ऐसा जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करना है तो आप जो है इस डिवाइस की मदद से या आप अपने सेल फोन की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
इसी तरह लंग कैंसर डायग्नोजिंग में कैसे एआई का यूज है, तकरीबन ये WHO की रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा, 9.6 मिलियन डेथ्स 2018 में अकर हुई हैं बिकॉज ऑफ लंग कैंसर। बट अब उसके बाद लाखों जिंदगियों को बचाया कैसे गया। डायग्नोजिंग द डिजीज इन द अर्ली स्टेजेस कैन सेव लाइव्स। लंग कैंसर कैन बी डायग्नोज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो लंग कैंसर है उसको डायग्नोज, उसकी तशखीस कैसे की गई है, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है जी। इस तरह से बहुत से लोगों का जो है वो उसका इलाज किया गया, बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाया गया। यानी यूं कह सकते हैं कि एआई का बहुत बहुत ज्यादा यूज है इस मॉडर्न सिनेरियो के अंदर, मॉडर्न दौर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा मॉडर्न सिनेरियो के अंदर चीज है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो कि किसी ब्राउजर को यूज करती है। ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। जिस तरह गूगल क्रोम है, आप कोई भी जाके कोई भी चीज जाके वहां पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेबसाइट का नाम लिखा है, आप किसी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो आप उस वेबसाइट का नीचे लिंक खुल जाएगा, उस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि वेब ब्राउजर को यूज करती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होते हैं विच रन ऑन अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर क्या होता है, ये आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उससे आप समझ लेंगे कि रिमोट सर्वर क्या होता है। रिमोट सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो कि 24/7 ऑनलाइन रहता है इंटरनेट से। आप उनसे किसी भी किस्म का डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जिस टाइम भी 24 आवर में जिस टाइम भी आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको वो मिल जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो जिस सर्वर पे अपलोडेड है वो 24/7 ऑनलाइन है, वो एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। द यूजर यूज दीज प्रोग्राम्स थ्रू आर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह से गूगल क्रोम है, आप कोई भी चीज जाकर लिखते हो, वो क्या है, वेब ब्राउजर है, ओवर द इंटरनेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आगे इसको जरा देखें, ये सारी की सारी क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनको कोई ना कोई वेब ब्राउजर यूज करते हुए आप इनको सर्च करते हैं। इसी तरह आगे देखें, मैंने आपको बताया था रिमोट कंप्यूटर क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, ये क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जिस कंप्यूटर पे बैठ के आप काम कर रहे हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर है। आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू। कहाँ पे जा रहा है, रिमोट कंप्यूटर के पास। रिमोट कंप्यूटर क्या होता है, ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके कंप्यूटर से कहीं दूर पड़ा है। इसको जरा मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेज़ॉन, देखिए मैं सर्च करूंगा तो ये देखें, जैसे मैंने लिखा है शॉप अमेज़ॉन, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां से आप कोई भी चीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये जैसे मैंने लिखा है ना, मैंने रिक्वेस्ट की है जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर से। मैं इस वक्त क्लाइंट हूँ, ठीक है, और मैंने रिक्वेस्ट की है, जैसे मैंने अमेज़ॉन लिखा है, ये मेरी रिक्वेस्ट किसके ऊपर गई है, रिक्वेस्ट गई है किसी रिमोट कंप्यूटर के पास, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर ये वेबसाइट स्टोर है। ठीक है, उसने मुझे ये वेबसाइट का पेज ओपन करके दे दिया है। ठीक है जी, तो ये क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है। इसके अलावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर जो है जिस तरह से इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये पिछली रिप्रेजेंटेशन को यहाँ देखें, मैंने क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किए थे, वो रिक्वेस्ट की इंटरनेट के थ्रू, और रिमोट कंप्यूटर ने मुझे उसका आंसर दिया। यानी आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये रिमोट कंप्यूटर क्या होता है, आपको रिक्वेस्ट को आपको फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया, यूर मशीन रनिंग आ वेब ब्राउजर। हमारी जो मशीन है वो क्या यूज कर रही है, वेब ब्राउजर, यानी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई चीज लिखोगे। यूर ब्राउजर कनेक्ट्स टू अ सर्वर एंड रिक्वेस्ट अ पेज। अब ये क्या है, ये सर्वर मशीन है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि रिमोटली कहीं भी पड़ा है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी आप पेज सर्च कर रहे हैं, ये पेज को यहाँ से उठाएगा और द सर्वर सेंड्स बैक द रिक्वेस्टेड पेज। फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्वेस्ट किया www.amazon.com, अमेजोन की जो वेबसाइट है वो इस सर्वर पे पड़ी है। ये सर्वर क्या है, ये रिमोट कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये सर्वर आपको उस पेज को, यानी अमेजोन वेबसाइट को अपने अंदर जो इसके अंदर स्टोर पड़ी है वो आपके ब्राउजर के ऊपर आपको गेट करके दे देगा। ठीक है, सो दीज आर द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो
शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं या ई बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो अमेजोन, मैंने अभी वेबसाइट ओपन की है, अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं उनको जो है जिस तरह से अमेजोन है, OLX है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, यानी आप यहाँ से कुछ भी परचेज भी कर सकते हैं, आप कोई भी चीज आप यहाँ पे बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, ठीक है। यानी इंटरनेट का यूज करते हुए कुछ चीज बेचना या कोई चीज खरीदना, दिस इज नोन एज ई कॉमर्स। अगर यही काम आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, इसे बोलेंगे एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट है कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन मीन कार्टून और मूवी पिक्चर, मतलब ये है कि किसी भी पिक्चर को अगर मूव कर दी जाए, उसको एनिमेट करवा दी जाए, उसके ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह उनको जो है आप यूं कह सकते हैं कि उनको पहुंचाया जा सके, दिस इज नॉन एज कंप्यूटर एनिमेशन। ये जिस तरह से स्लाइड्स आपके सामने चल रही है, ये देखें, दिस इज एनिमेशन, यानी है तो सिंपल ये इमेज है ना, ठीक है, बट ये एनिमेट कर रहा है। इस तरह अगर देखें, ये आपके सामने ये पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज एनिमेशन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, मल्टीमीडिया या हाइपरमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया के अंदर तमाम चीजें शामिल है, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, आर कंबाइंड एंड आर प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। ये आप जो वीडियो देख रहे हो ना, दिस इज द मल्टीमीडिया। अब इसमें क्या है, आपको टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, आपको ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं जो मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं, आपको एनिमेशन भी नजर आ रही है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज एनिमेशन, ठीक है। ये जो जैसे इमेज रोल बैक कर रहा है, दिस इज एनिमेशन। आपको ऑडियो भी, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, आप वीडियो भी देख रहे हैं, सो दिस इज द मल्टीमीडिया। हाइपरमीडिया क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू मल्टीमीडिया फाइल, यानी एक फाइल का दूसरी फाइल से लिंक बनाना क्या कहलाता है, हाइपरमीडिया। ये दिस इज नोन एज, ये एक सिंपल सा मतलब ये है कि आप लिंक लगा देते हैं एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो का, सिंपल है। अब यहाँ पे देखें ग्राफिकली, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट भी है, जैसे कि मैंने पिछली आपको जो है स्लाइड के अंदर दिखा दिया, यहाँ पे टेक्स्ट भी है, ठीक है, इमेजेस भी हैं, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है और साउंड भी है, ठीक है। यानी मल्टीमीडिया के अंदर ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू द मल्टीमीडिया। फिर इसी तरह मल्टीमीडिया के अंदर सारी चीजें, ग्राफिक्स है, वर्चुअल रियलिटी है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ IT के अंदर। इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अ सिंगल टास्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ मल्टीपल कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको 10 स्टूडेंट को दे देता हूँ, ठीक है जी, यानी मैं एक काम को 10 स्टूडेंट के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, तो दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यही काम मैं कंप्यूटर से लेना चाहूँ तो दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसको जरा ग्राफिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दिस इज द, यानी एक ही आप यहाँ पे देखें, एक ही सोर्स है, उसको यूज सारे सिस्टम कर रहे हैं। अब सोर्स से मुराद यानी टास्क भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है। इस तरह यहाँ पे देखें, ये सर्वर है, ये सर्वर तो एक है ना, यूज नोड का मतलब होता है कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर यूज कर रहा है, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर भी हो सकते हैं। फिर ये के दरमियान में नेटवर्क है, फिर दूसरा सर्वर है, फिर यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ, ठीक है जी। फिर इसी तरह यहाँ पे आप देखें, ये एक नेटवर्क बना हुआ है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, ये कंबाइन है आपस में, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।